Hello everyone, welcome back to Concept Say. Myself Daksh Gupta and I secured all India rank in CA Intermediate and secured 100 on 100 in class 12th in accountancy. So ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट हमने पहले देख लिया था जिसमें हमने बैड डेट्स देखे थे, डिस्काउंट्स एंड डिबेट्स देखा था. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना. एंड आज सेकंड पार्ट में हम लोग इंश्योरेंस हो गया, गुड्स में अगर फायर लग गई का केस हो गया, एंड चेक डिसऑनर हो गए या फिर और भी एडजस्टिंग एंट्रीज हुई, क्लोजिंग स्टॉक हुआ एंड ओपनिंग एंट्रीज हुई, तो वो सारे फ्रॉम स्क्रैच जीरो से पूरे कंसेप्ट के साथ कवर करेंगे. वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट मैं अश्योर करता हूँ कि यही वीडियो आप लोगों को देखनी होगी और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एक ही चीज को इसमें इतनी बार अच्छी समझ लेंगे कि हमारे ब्रेन में प्रॉपर सेट हो जाएगा कंसेप्ट से. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो जो होगा हमारा इंश्योरेंस. ठीक है. सो क्या होता है कि लाइक मान लो कि आपके खुद के गोडाउन है, मैं एक शॉपकीपर हूँ, आप एक शॉपकीपर हो, हमारी खुद की गोडाउन है. ठीक है. एंड इसमें आग लग गया तो आप क्या बोलोगे? लॉस हो गया, पूरा लॉस हो गया, घाटा हो गया. बट फिर आपको याद है कि नहीं नहीं यार, मैंने इस गोडाउन की इंश्योरेंस करा रखी थी. मैंने गोडाउन की इंश्योरेंस करा रखी थी. जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, वैसे गोडाउन की भी इंश्योरेंस होती है. ठीक है. तो मैंने लोग मैंने इंश्योरेंस करा रखी, मेरे को पैसे मिल जाएंगे, मेरे को पैसे मिल जाएंगे. तो मान लो कि आपका 1 लाख की गोडाउन में माल था. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपके जब गुड्स जल गए, आप गए इंश्योरेंस कंपनी के पास और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हाँ हाँ आपका 1 लाख का माल जला है, ठीक है, हम आपको 1 लाख की पूरी का पूरी दे देंगे. तो फिर अगर आपको पूरे के पूरे 1 लाख मिल गए तो आप क्या बोलोगे? अच्छा ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, सही है, मैं खुश हूँ. ठीक है. फिर दूसरा केस कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी बोले कि नहीं नहीं सर, 1 लाख का माल नहीं था उसमें, हमारे हिसाब से तो बस 40,000 का माल था. इंश्योरेंस कंपनी बोल दे कि हमारे हिसाब से बस 40,000 का माल था. तो आप बोलेगा अच्छा ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को 40,000 दे दिए. तो इस केस में क्या हुआ कि ठीक है यार, 40,000 मिल गए, 60,000 का लॉस हो गया. गुड्स 1 लाख के जले, इंश्योरेंस ने 40,000 दिए और 60,000 नहीं दिया, तो 60,000 क्या होगा? आपका लॉस. और तीसरा केस, आप गए इंश्योरेंस वाले के पास, इंश्योरेंस वाले बोला कि क्या सर, आपका तो इंश्योरेंस एक्सपायरी हो गया था, कुछ नहीं मिलेगा. आपका इंश्योरेंस एक्सपायरी हो गया था, कुछ नहीं मिलेगा. तो आप बोलोगे यार, इस केस में तो पूरा का पूरा 1 लाख ही गया मेरा, इंश्योरेंस कुछ काम ही नहीं आया. ठीक है. क्लियर हुआ? तो इंश्योरेंस में क्या हो सकता है? 3 केस हो सकते हैं, या तो आपको पूरा मिल जाए, या कुछ परसेंटेज मिल जाए, नहीं तो कुछ ना मिले. और हम तीनों की जनरल एंट्रीज देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू ही. ठीक है. सो हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें इंश्योरेंस से कुछ नहीं मिलेगा. क्या बोल रहे हैं? गुड्स कॉस्टिंग 40,000 के गुड्स थे जो हमारे क्या हुए? डिस्ट्रॉय हो गए फायर से. हमारे डिस्ट्रॉय हो गए फायर से, और उसके लिए हमें कुछ इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, कुछ इंश्योरेंस क्लेम नहीं है. तो क्या हुआ होगा? हमारा जो गुड्स है वो 40,000 का लॉस हो गया. हमारा लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट. इतना तो क्लियर है. लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट. सो हमने बोला लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट. ठीक है. लॉस हो गया हमारा. कितने का लॉस हो गया? कितने का लॉस हो गया? 40,000 का. ठीक है. आप इसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं कि आपको ये लिखना है. अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखोगे इसकी जगह तो आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके. ठीक है. ठीक है. तो हमारा लॉस बाय फायर अकाउंट को हमने किया डेबिट, क्योंकि हमारा लॉस हो गया, लॉस को हम करते हैं डेबिट 40,000. ठीक है. और हमारे गुड्स चले गए, हमारे गुड्स चले गए, तो हम इस केस में क्या करते हैं पता है? नीचे टू परचेस कर देते हैं, नीचे टू परचेस कर देते हैं 40,000. टू परचेज अकाउंट 40,000. ठीक है. अब टू परचेज अकाउंट क्यों किए? क्योंकि देखो परचेज को नॉर्मली क्या करते हैं? डेबिट. ठीक है. तो हमने जब गुड्स खरीदा होगा, जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, हमने उस टाइम क्या किया होगा? परचेज अकाउंट को क्या होगा? डेबिट. तो हम क्या करते हैं, जब भी गुड्स हमारे लॉस हो जाते हैं किसी तरीके से, या हम सैंपल में देते हैं, एडवर्टीजमेंट में देते हैं, तो हम परचेज को पूरा का पूरा रिवर्स कर देते हैं. हम रिटर्न में डालते ही नहीं है, क्योंकि रिटर्न तो हो नहीं रहे, वो हम किसी ना किसी तरीके से कंज्यूम ही हो रहा है बिजनेस के अंदर ही. बीट एडवर्टीजमेंट, आप सैंपल में दे रहे हो, ओनर ले लिया, ड्राइंग्स कर लिया, या फिर जैसे लॉस हो गया फायर से, सो हम क्या करते हैं? हम परचेज को ही पूरे का पूरा रिवर्स कर देते हैं. ठीक है. हम जनरल एंट्रीज में गुड्स को अलग से नहीं दिखाते. क्यों? क्योंकि गुड्स जो है ना, वो हम अलग से ट्रीट करते हैं एक डिफरेंट अकाउंटिंग वे में. ठीक है. इसलिए हम यहाँ पे इतना शो नहीं करते उसको. तो हम यहाँ पे क्या किया? परचेज को ही पूरा का पूरा उल्टा कर दिया, कि हमारे बुक्स में दिखे ही ना कि हमने परचेज भी किया है, कि हमारे बुक्स में दिखी ना कि हमने 40,000 का भी परचेज भी किया, खत्म ही हो जाएगा प्रॉपर. ठीक है. क्लियर. सो यहाँ पे क्या हो गया? 40,000 का पूरा लॉस हो गया. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है इसका.
गुड्स कॉस्टिंग 30,000, क्वेश्चन नंबर 1, गुड्स कॉस्टिंग 30,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, कि 30,000 का गुड्स था जो फायर ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा क्लेम एडमिट कर लिया। इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा क्लेम एडमिट कर लिया। तो सबसे पहले हमारी गुड्स तो खत्म हो गई 30,000 की। तो गुड्स खत्म हो गई 30,000 की, मतलब क्या, टू परचेज 30,000। परचेज को हम पूरा का पूरा क्या कर दिए, रिवर्स कर देते हैं। परचेज को पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, रिवर्स। अब देखो यार, आप इंश्योरेंस कंपनी में फाइल क्लेम करते हो और इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर ली या कुछ भी कर ली, तो वो क्या आपको जाती पैसे थोड़ी दे देगी, वो आपको एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद पैसे दे देगी। ठीक है, तो एक अभी आपने क्या किया, आपका बस फुल क्लेम आपका एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, एंड इसमें लिखा हुआ है इस केस में कि पे भी हो गया है। ये हमारी जो क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें लिखा हुआ है कि क्लेम एक्सेप्ट हुआ है और पे भी हो गया है। ठीक है, मगर मोस्टली केस जब आप देखोगे ना तो बहुत दूर होगा कि एक्सेप्ट हुआ है बस। अभी इंश्योरेंस ने बस एक्सेप्ट किया है। अगर इंश्योरेंस बस एक्सेप्ट करेगा तो हम पता क्या करेंगे, हम इंश्योरेंस ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब क्या, इंश्योरेंस वाले से हमें पैसे मिलेंगे। अगर हमें पैसे मिलेंगे उससे, तो वो हमारा क्या हो गया, एसेट। एसेट को हम क्या कहते हैं, डेबिट। तो हम डेबिट क्या कर देंगे, रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 30,000। ठीक है, अगर हमें बस ये लिखा हुआ क्वेश्चन कि एडमिट हो गया फुल क्लेम, मगर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पे भी हो गया, एडमिट एंड पेड। अगर पे हो गया है तो हम मान लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी तो बैंक में पे की होगी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा, बैंक अकाउंट। इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000। ठीक है, अगर पे हो जाएगा तो ये आएगा, एंड अगर बस एक्सेप्ट हुआ है तो ये आएगा। क्लियर हो रहा है ये चीज, क्योंकि अगर एक्सेप्ट हुआ है, पे नहीं हुआ है, मतलब क्या, पे मिलेगा हमें बाद में, हमें इंश्योरेंस कंपनी बाद में पैसा देगी। अगर हमें बाद में पैसा मिलेगा तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट। एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो अपने रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस अकाउंट क्या कर देते हैं, डेबिट। अगर बस एक्सेप्ट हुआ है, अगर पे भी हो गया है तो हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। और परचेस को हम जस्ट क्या कर देते हैं, रिवर्स, की परचेस को खत्म कर दो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग 50,000, 50,000 के गुड्स थे जो फायर ने डिस्ट्रॉय कर दिए, और इंश्योरेंस कंपनी के पास जब गए ना, तो उसने एडमिट और पे दोनों साथ में किया है। इसमें भी एडमिट और पे साथ में किया, मगर कितना, बस 40%। बस 40%। आपको मतलब क्या, 50,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो आप सीधा सीधा परचेस कर दिए। परचेस को क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। टू परचेज अकाउंट कितना, 50,000। और 50,000 का 40%, 50,000 का 40% कितना होता है, 20,000। आपको 20,000 मिल गया, आपको 20,000 मिल गया, मतलब बैंक में आपके पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। और 30,000 आपको नहीं दे रहे, 30,000 आपको मना कर दिया, नहीं लेंगे। तो 30,000 आपके लिए क्या हो गया, लॉस। लॉस हो गया यार, इंश्योरेंस नहीं मिला उसका। तो ये क्या आ गया, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, कितना, 30,000। क्लियर हुआ, तीनों केस की हमने एंट्रीज देखी और रीजन समझ में आ रहा है तीनों के भी। मेन आपका जो होना चाहिए वाई, कि क्यों हुआ, और रीजन समझ में आना चाहिए, तभी ये क्या होगा, आपके रिटेन हो पाएगा। तो आपको बार बार इतना फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इंश्योरेंस में हमारी तीन केस आते हैं, जो तीनों केस हमने समझ लिया है। एक बार ये वापस याद कर लेना, अगर बस इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है तब हम रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस लिखते हैं, और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया है, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया है तब हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट कर देते हैं। क्लियर। सो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है। सो फिक्स्ड एसेट क्या होता है हमारे बिजनेस का, जैसे कि मेरा शॉप है एंड मैं उसमें कस्टमर्स के लिए चेयर रखा हुआ हूँ, मेरी एक डेस्क है, वो सब मेरी क्या होगी, फिक्स्ड एसेट हो गई। ठीक है, जो आपकी है। ठीक है, एसेट का हमारा क्लियर है। अब होता क्या है, एक डाउट क्या आ जाता है कि जब हम गुड्स खरीदते हैं, जब हम गुड्स खरीदते या बेचते हैं, तो हम एंट्री शो करते हैं परचेज या फिर सेल से। बट जब हम एसेट्स में डील करते हैं, जब हम फिक्स्ड एसेट्स में डील करते हैं, तब हम एसेट्स का नेम दे देते हैं कि मशीनरी है या फर्नीचर है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें, क्योंकि गुड्स हमारी क्या है, गुड्स और इनमें क्या डिफरेंस है, गुड्स और इनमें डिफरेंस क्या और कॉमन क्या है। कॉमन ये है कि ये दोनों हमारी क्या है, एसेट है। ठीक है, एसेट हम दोनों ही खरीदते हैं और दोनों ही बेचते हैं। ठीक है, क्योंकि आप यार मशीनरी या फर्नीचर लिए, हो सकता है आप बेच भी दो थोड़े टाइम बाद। तो इसमें डिफरेंस क्या है, जो हम लोग गुड्स होते हैं, हमारी जो हमारी गुड्स होती है,
वो क्या होती है जिसमें हम बिजनेस करते हैं, जो हमारा क्या है, धंधा है, जो हमारा क्या है, धंधा है, ठीक है। गुड्स वो होती है। तो ये सारी क्या, ये हमारी एसेट है जो हमारा बिजनेस नहीं है, जो हमारा धंधा नहीं है, बट वो हमें किसी ना किसी तरीके से वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहा है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। पहले इतना क्लियर हो गया हमें कि क्या लॉजिक, क्या थिंकिंग रहेगा हमारे गुड्स और बाकी जो एसेट्स होते हैं हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। गुड्स वो हुआ जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, जो आपका धंधा है, ठीक है, उसको हम गुड्स बोलते हैं, उसको हम किसमें दिखाते हैं, परचेज एंड सेल। एंड बाकी एसेट्स को उनके नाम, उनके क्लास के हिसाब से, मशीनरी है, अकाउंट है, या फिर फर्नीचर है, या फिर क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा पहला ट्रांजैक्शन है वो क्या है, परचेज मशीनरी 2 lakhs, परचेज मशीनरी 2 lakhs एंड पेड 5,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड 3,000 फॉर इंस्टॉलेशन। ठीक है, आपने 2 लाख की मशीनरी खरीदी, मगर 5,000 ट्रांसपोर्टेशन में लग गए और 3,000 साथ में इंस्टॉलेशन पे भी लग गए। तो यार आप एक बात बताओ कि आप अपना एग्जांपल लो, आप एक बिजनेस ओनर हो, ठीक है, आपने एक मशीनरी खरीदी 10 लाख की, आपने मशीनरी खरीदी 10 लाख की, मगर उसको इंस्टॉलेशन करने में भी आपके 2 लाख लग गए, उसको इंस्टॉल करने में 2 लाख लग गए। तो कल को आपके पास कोई आएगा, आप किसी को बोलोगे कि यार मेरी मशीनरी लगी, मैं तो मशीनरी लगाई मेरी, तो मेरी इतने रुपए की लगी, कितने रुपए की लगी, 10 लाख या 12 लाख। आप क्या बोलोगे, यार मशीनरी मेरी लगी और मैं 12 लाख रुपए लगे उस चीज में, मेरे कितने रुपए लगे, 12 लाख लगे, ना कि 10 लाख। क्यों? क्योंकि वो 2 लाख भी किस में लग रही है, मशीन में ही लग रही है। हम पूरा सेटअप का कॉस्ट देखते हैं, ठीक है, आप एक बात समझ लो, हम फिक्स्ड एसेट में क्या देखते हैं, पूरा सेटअप का कॉस्ट क्या आ रहा है। आप खुद एज ए बिजनेस ओनर इस चीज को सोचो कि यार अगर मेरा कोई चीज है, मान लो कि आपका जो आप एक बहुत अच्छा सा अपने लिए चेयर सेट्स देखा कस्टमर्स के लिए, वो 50,000 की आई, मगर आपको साथ में 2,000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल सबके लिए पेमेंट करना पड़ा। तो आप क्या बोलोगे कि ये आपको कितने का पड़ा, 50,000 का या फिर 52,000 का, 52,000 का ना, करेक्ट। तो फिक्स एसेट में क्या करते हैं, उसके सारे कॉस्ट इंक्लूड करते हैं कि ठीक है, आपका टोटल कॉस्ट टिल सेटअप जब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते कितना लग रहा है, ठीक है। फिक्स एसेट में क्या, जब तक आप यूज करने लायक उसको नहीं कर रहे, तब तक उसका प्रॉपर सेटअप नहीं कर रहे, तब तक जितने भी खर्चे होंगे हम बोलेंगे कि उस एसेट पे ही हुए हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, बेसिकली मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम मशीनरी की टोटल वैल्यू बोल ले जो बुक्स में दिखेगी, वो कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपए जो हमने खरीदी है ना, 3,000 रुपए जो हमारी क्या है, इंस्टॉलेशन है, एंड 5,000 रुपए जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई, 2,08,000। मतलब हमारे बुक्स में कितने की मशीनरी दिखेगी, 2,08,000। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमने ये सारे खर्चे जो भी किए, मशीनरी किया, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, ये सब किससे पेमेंट किए, चेक से। मतलब क्या चेक से पेमेंट की होगी, मतलब क्या हमारे बैंक से पैसे कम हुए होंगे, बैंक हमारी क्या है, एसेट कम होती तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हम बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 2,08,000, ठीक है। और मशीनरी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मशीनरी क्या है हमारी, एसेट बढ़ती है, एसेट आती है, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो हम लोग मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,08,000, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 के केस में है कि आपने फर्नीचर 80,000 का खरीदा और साथ में 2,000 कैरेज का चार्ज दिया, कैरेज मतलब फ्रीट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। तो आप फर्नीचर की जो एंट्री करोगे वो 80,000 पे करोगे या फिर 82, ठीक है, क्या 82 टिल सेटअप, क्योंकि वो भी तो आपके मशीन पे ही खर्चा हो रहा है, वो भी मशीन का ही खर्चा है ना, वो भी फर्नीचर का ही खर्चा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, परचेज अ कंप्यूटर 60,000, पेड 1,500 फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड 500 फॉर इंस्टॉलेशन। तो वापस 60,000 का कंप्यूटर है, प्लस 1,000 इंस्टॉलेशन, प्लस 500 ट्रांसपोर्टेशन, तब कितना दिखाओगे आप, 61,500। क्लियर हो रहा है इतना, पक्का। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 न्यू है। सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसमें मशीनरी का सेल कर रहे हैं, मशीनरी का हम सेल कर रहे हैं। तो क्या है, मशीनरी का बुक वैल्यू 70,000 है। बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि हम मशीनरी को अपने बुक्स में, अपने अकाउंट्स में कितनी वैल्यू दिखा रहे हैं, बेसिकली मशीनरी का वैल्यू क्या आ रहा है, क्या वैल्यू है हमारी मशीनरी की, 70,000, और हमने सेल कितने में किया, 85,000। मशीनरी की वैल्यू 70,000 थी एंड हमने सेल किया 85,000 में, तो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट में बिका मशीन।
जो मशीन 70,000 की थी हमारी बुक्स में, वो कितने में बिकी? 85,000 में। 15,000 क्या हुआ? प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो मशीनरी सबसे पहली बात बिकी है, तो मतलब मशीनरी क्या कम हो गई? एसेट कम हो गई। एसेट कम होती तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम लोग क्या किए होंगे? टू मशीनरी अकाउंट। कितना मशीनरी कितने से कम हो गई? कितने की बिक गई? कितने रुपए की? कितने की मशीनरी हमारी बुक्स में आ रही थी? मशीनरी कितने की वैल्यू थी हमारी बुक्स में? वो पूरी बिक गई, तो उसकी वैल्यू 0 कर देंगे। हमारी मशीनरी कितनी की थी? 70,000 की, जो अब बिक गई। मशीनरी 70,000 की थी जो बिक गई, तो टू मशीनरी कितनी की हो जाएगी? 70,000, क्योंकि हमारा 70,000 का मशीनरी बिक गया। अब कितने में बिका? 85,000 में। अब 85,000 बिका, तो 85,000 क्या हुआ हमारा? हमें 85,000 किसमें मिला? चेक से मिला। मतलब किसमें गया? बैंक में। हमारे बैंक में क्या हुआ? 85,000 रुपीज बढ़ गया। बैंक में 85,000 रुपीज बढ़ गया, मतलब क्या हुआ? एसेट बढ़ गई। एसेट बढ़ती तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो हमने किया बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से? 85,000। और 15,000 का क्या हुआ हमें यहाँ पे? 70,000 की मशीनरी थी, 85,000 बिकी, 15,000 क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहां पे हम लिख दिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। कितने का? 15,000। आप इसकी जगह लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इसमें भी हम अपने फर्नीचर को बेच रहे हैं मगर हम लॉस में बेच रहे हैं। तो हम देख लेते हैं क्या होगा। तो फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है? 40,000। मतलब हमारे बुक्स में कितनी क्या है फर्नीचर? 40,000। और हमने कितने में बेच दिया? 32,000। 40 की हमारी बुक्स में आ रही थी, 32 की हमने बेच दी, तो हमारा 8,000 का क्या हुआ? लॉस। 40,000 की हमारी बुक्स में आ रही थी फर्नीचर और हमने 32,000 में बेच दी, 8,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, तो फर्नीचर हमने बेच दी कितने में? सॉरी, कितने की फर्नीचर थी हमारी बुक्स में? कितने की फर्नीचर थी? 40,000 की। तो हमारी फर्नीचर की वैल्यू 0 हो जाएगी, फर्नीचर खत्म हो गया हमारे अकाउंट से। तो फर्नीचर की वैल्यू कम करनी मतलब क्या? एसेट को कम करना है, मतलब क्या करना है? क्रेडिट। फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे हम कितने अमाउंट से? फर्नीचर को कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? 32,000 से, 40,000 से? वापस सोचो, फर्नीचर को कितने अमाउंट से कम करेंगे? 40,000 से या फिर 32,000 से? करेक्ट आंसर इज 40,000। क्यों? 32,000 बिका है मगर हमारी फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 40,000। एंड हमारे बुक्स में वो कितनी हो जाएगी? अब 0, क्योंकि फर्नीचर तो चली गई ना हमारी फर्नीचर तो चली गई। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 40,000। तो 40,000 चला गया, तो 40,000 को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट कितना? 40,000। कितने में बिका? 32,000 बाई कैश। मतलब कैश 32,000 मिला। कैश क्या है? एसेट। एसेट बढ़ता तो क्या करते हैं? डेबिट। तो क्या किया हमने? कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 32,000। 8,000 का क्या हुआ? लॉस। लॉस को क्या करते हैं हम? डेबिट। तो हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,000। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए कि हमने एक बार जो अपना एसेट था वो प्रॉफिट में बेचा और एक बार लॉस में बेचा। ठीक है, तो हम लोग अब जो ट्रांजैक्शन देखने जा रहे हैं वो है चेक डिसऑनर्ड। तो यार इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज कि आपने एक पर्सन ऐसे मोहन, आपने उसको 10,000 का माल सेल किया ऑन क्रेडिट, मतलब वो आपका क्या हो गया? डेटर। डेटर मतलब क्या? एसेट। ठीक है, फिर उसने आपको चेक दे दिया कि ये लो 10,000 का चेक। आपने बोला कि ठीक है, हिसाब बराबर, काम डन। आपने एंट्री कर दिया, इतनी क्लियर होगी। मगर वो जब चेक बैंक में गया तो बैंक वाले ने बोला कि यार नहीं, ये चेक गलत है, उसमें कुछ इशू है, या तो डेट इशू है या फिर उसके अमाउंट में इतने रुपए नहीं है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो चेक क्या हो गया? बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। बैंक ने क्या किया? चेक रिजेक्ट कर दिया। अब चेक रिजेक्ट हो गया मतलब क्या? वो पैसे आपको मिले ही नहीं, ठेंगा मिल गया। ठीक है, तो इस केस में एंट्रीज क्या होती है? इस केस में एंट्री क्या होती है? तो लेट्स सपोज सबसे पहले आपने सेल किया किसको? मोहन को। तो आपने क्या किया होगा? मोहन को डेबिट कर दिया होगा क्योंकि वहां पे डेटर है ना, और आपने कर दिया होगा टू सेल 10,000। ठीक है, फिर क्या हुआ? मोहन ने आपको चेक दे दिया। पहले सबसे पहले यहाँ पे हुआ सेल। ठीक है, फिर क्या हुआ? मोहन ने आपको चेक दे दिया।
तो आपने किया, अच्छा ठीक है मोहन चेक दे दिया, मतलब हमारे बैंक के पैसे आ जाएंगे, आपने बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट कि ठीक है बैंक में 10,000 आ जाएंगे, और मोहन से हमारा अब खत्म हो गया, मोहन ने पैसे दे दिया, मोहन हमारा डेटर नहीं रहा, तो मोहन की वैल्यू खत्म कर देनी होगी, मोहन की वैल्यू कम करनी मतलब क्या, उसको क्रेडिट कर देंगे टू मोहन। हमने मोहन क्या कर दिया, तो मोहन अकाउंट 10,000। फिर क्या हुआ, बैंक वाले ने बोला कि चेक रिजेक्ट हो गया है, चेक क्या हो गया है, रिजेक्ट। अब चेक रिजेक्ट हो गया मतलब क्या, चेक डिसऑनर हो गया है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, आपने ये एंट्री मारी जब चेक मिला था, अब चेक रिजेक्ट हो गया मतलब क्या, कि मोहन आपको वापस पैसे देगा, मोहन से जो पैसे मिले थे नकली थे वो रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या, मोहन वापस पैसा देगा। तो हम इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे, हम जो एंट्री की थी जब चेक मिला था, हम उसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे कि मोहन हमें वापस पैसे देगा, मोहन हमें पैसे देगा, क्योंकि मोहन ने पैसे दिए नहीं है। अब मोहन से पैसे लेने तो हमें मोहन को एसेट दिखाना होगा अपना। हमने मोहन की वैल्यू यहाँ पे पहले डेबिट की 10,000, फिर क्रेडिट कर दी 10,000, तो मोहन तो खत्म हो गया बुक्स में, मगर चेक डिसऑनर के बाद क्या हुआ कि हमें मोहन से रुपए वापस चाहिए 10,000, हमें मोहन से रुपए चाहिए 10,000, तो हमें मोहन को अपना एसेट दिखाना होगा वापस, तो मोहन को वापस डेबिट करके एसेट दिखा दी 10,000, ठीक है। और बैंक में हमको कभी 10,000 मिले ही नहीं थे, हमने बैंक को डेबिट कर दिया 10,000, हमने बैंक को 10,000 बढ़ा दिया, मगर बैंक असलियत में कभी 10,000 बढ़ा ही नहीं, तो हमें बैंक को कम करना होगा, बैंक को कम करना होगा मतलब बैंक को क्रेडिट करना होगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 10,000। तो बेसिकली इसी का क्या हुआ, जस्ट इसी का क्या हुआ, रिवर्स हो गया, रिवर्स कि यार ये चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, मैं वापस बताता हूँ एक बार क्या हुआ। तो पहले आपको चेक मिला, आपने ये एंट्री कर दी, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। फिर क्या हुआ, चेक रिजेक्ट हो गया, चेक डिसऑनर हो गया। तो फिर क्या सीन हुआ कि आपने बोला अच्छा ठीक है चेक डिसऑनर हो गया, क्या मतलब मोहन वापस मेरे को 10,000 रुपए देगा, मोहन मेरे को 10,000 रुपए देगा। अब मोहन 10,000 रुपए देगा मतलब मोहन क्या हो गया, हमारा एसेट हो गया। तो हमने मोहन को वापस कर दिया डेबिट, यार मोहन से 10,000 मिलने हैं, नहीं मिले अभी तक, और हमारा बैंक जो हमने पहले बढ़ा दिया था वो असलियत में बढ़ा ही नहीं, तो हमें उसको ठीक करना होगा, हमें कम करना होगा, तो हमने बैंक को वापस कम कर दिया 10,000 से, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि रिसीव्ड अ चेक ऑफ 20,000 फ्रॉम रमेश, हमें रमेश से 20,000 का चेक मिला इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है, कि यार उसको कुछ अकाउंट चल रहा होगा, सेटलमेंट में रमेश ने हमें 20,000 का चेक दिया है, ठीक है। फिर द चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, चेक डिपॉजिट हो गया था मगर लेटर डिसऑनर हो गया। तो मतलब क्या कि भाई 20,000 का चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया। तो जब चेक मिला होगा तो आपने एंट्री क्या की होगी, जब चेक मिला होगा तो आपने क्या किया होगा, अपने बैंक अकाउंट को कर दिया होगा डेबिट, और आपने रमेश को कर दिया होगा क्रेडिट, है ना, आपने ये किया होगा कितने का, 20,000 का। मगर ये एंट्री पहले हो चुकी है, अब आपको क्या एंट्री करनी कि चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया तो आप क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कि ठीक है रमेश से हमें पैसे मिलने अभी तक मतलब मिले ही नहीं थे, तो हम रमेश को वापस क्या कर देंगे, डेबिट, हम रमेश को क्या कर देंगे डेबिट, और जो बैंक में हम लोग 20,000 बढ़ा दिए थे हमें वो वापस कम कर दे, तो हम बैंक को क्या कर देंगे क्रेडिट, कितने से, 20,000 से, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या हुआ जो मैंने समझाया था सेम वही केस, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है वो उसमें एक चीज और ऐड है। अब वो क्या है कि आप खुद समझो कि यार आप एक बिजनेसमैन हो, आपके कस्टमर ने आपको चेक दिया, आप बैंक में लेके गए, ठीक है, अगर बैंक ने बोला कि यार चेक गलत है, तो आपने बोला कि ठीक है यार दे दो चेक दे दो, तो बैंक में बोला अरे भैया चेक गलत दिया है आपने, आपने हमारा टाइम वेस्ट किया है, आपने बैंक का टाइम वेस्ट किया है, आपको इसके लिए चार्ज लगेगा, आपके अकाउंट से मैंने लेट्स सपोज 20 रुपए काट लिए। तो आप बोले भाई यार इसमें तो मेरी कुछ गलती भी नहीं, कस्टमर की वजह से मेरे 20 रुपए कट गए। आप खुद सोचो, एज बिजनेसमैन सोचो, आपके कस्टमर है मोहन, उसने आपको 10,000 का चेक दिया, आप लेके गए बैंक में, बैंक वाले ने बोला कि भैया चेक गलत है वापस लेके जाओ, और ये गलत चेक लाके मेरा टाइम वेस्ट किया है ना, इसके मैं 20 रुपए भी लूंगा आपसे। तो आपने तो एक बार 20 रुपए बैंक वाले को दे दिए, फिर आपने अगले दिन मोहन को कॉल किया, जिससे टाइम मोहन को कॉल कर बोला कि मोहन तेरे वजह से तेरा चेक गलत था, और तेरा चेक गलत था उसकी वजह से मेरे भी 20 रुपए लग गए, तो तू क्या करेगा, अब तू बस 1,000 रुपए देगा या 1,020 देगा, तू क्या 1,020 दे, अब मेरी भी रुपए जो तेरे जैसे लगे वो भी दे। बेसिक सेंस बना, आप खुद सोचो, आप ये चीज अपने ऊपर लेके देखो कि आप किसी का चेक लेके गए, उसको चेक गलत उसने दिया, उसकी वजह से आपके भी रुपए लग गए, आपके बैंक वाले ने आपके अकाउंट से पैसे काट लिए, तो यार आप तो सामने वाले बंदे से रिकवर करोगे ना अपने पैसा, करेक्ट। सो सेम केस यहाँ पे क्या हुआ कि आपको चेक मिला था 30,000 का फ्रॉम मोहन, ठीक है,
अब जब मोहन से चेक मिला होगा तो आपने क्या एंट्री कर दी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, आपने यही एंट्री की होगी, कितने की, 30,000 की। क्लियर। बट फिर अब आगे क्या होगा, ये तो मतलब पहले हो गई थी, हम केस आगे को पढ़ते हैं। द चेक वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक बट लेटर डिसऑनर्ड, मगर बैंक ने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया, और बैंक ने 500 रुपए चार्ज ले लिया, बैंक ने 500 रुपए चार्ज ले लिया। तो मतलब आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए 500 रुपए बैंक चार्ज में कट गए, आपके लिए 500 रुपए बैंक चार्ज में कट गए। ठीक है, सो आपने पहले ये एंट्री तो कर दी, मगर अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, अब आप एक बात समझना, ठीक है, कि आपको करना क्या है। आपको पहले तो ये 30,000 रुपए जो आपने बढ़ा दिया है वो कम करना होगा। तो आपको क्या, आपको बैंक में से आपको 30,000 रुपए कम करने, -30,000, ठीक है, क्योंकि आपने गलत बढ़ा दिए थे, वो कम करने होंगे। और अब क्या हुआ, बैंक वाले ने चार्ज भी काट दिया, तो आपके बैंक में 500 रुपए और कम हो गए, है ना। तो नेट टू नेट क्या हुआ, आपके बैंक में 30,500 रुपए आपको कम करने अपने अकाउंट्स में। 30,000 रुपए तो इसलिए कम करने क्योंकि आपने फालतू में बढ़ा दिए थे, वो कम करने होंगे। और 500 रुपए क्यों कम करने, क्योंकि बैंक ने चार्ज काट लिया। तो आपको क्या हुआ, आपको बैंक कम करना है कितने से, 30,500 से, टू बैंक अकाउंट, कितने से, 30,500 से। अब ये 30,500 क्या है, ये पूरा का पूरा रुपए कौन देगा, जो पूरा का पूरा 30,500 है वो कौन देगा, मोहन। मोहन से ही पूरा वसूलेंगे 30,000, तो क्योंकि उससे लेने थे 500 रुपए जो उसकी वजह से हमारा लगे रुपए। तो हम लोग क्या करेंगे, मोहन अकाउंट को कर देंगे डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट, कितने से, 30,500। क्लियर, कोई डाउट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं ओपनिंग एंट्री, कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है। सो बेसिकली जो अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, वो हमारा क्या चलता है, वो अप्रैल टू मार्च चलता है। ठीक है, हर मार्च में हम अपने बुक्स को क्लोज करते हैं, एक बार की पूरा फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, अच्छा ठीक है इस साल में क्या हुआ, और फिर वापस 1 अप्रैल को बुक्स ओपन करते हैं कि ठीक है वापस हर चीज अब देखते हैं। तो ओपनिंग एंट्री बेसिकली क्या हो गई, कि हम वापस से हर चीज अपने अकाउंट्स में डाल रहे हैं कि अच्छा ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। तो ओपनिंग एंट्री कुछ नहीं होता, हम सबको अपनी प्लेस पे डाल देते हैं, हम सबको क्या करते हैं, अपनी प्लेस पे डाल देते हैं कि अच्छा बिजनेस में इतने एसेट्स है, इतने लाइबिलिटीज, इतना कैपिटल है। ठीक है, हम ओपनिंग एंट्री करते हैं क्या, कि बिजनेस में एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल क्या कितने हैं। ठीक है, हम उसी हिसाब से उसको क्या कर देंगे, एसेट, जो भी एसेट होगा उसको डेबिट कर देंगे, जो भी लाइबिलिटी होगा क्रेडिट कर देंगे, और कैपिटल को भी क्रेडिट कर देंगे। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्लियर। सो अब इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि ऑन 1 अप्रैल 2025 अब बिजनेस कमेंस्ड। अब इसमें क्या हुआ कि बिजनेस चालू ही हुआ है 1 अप्रैल को, तो चालू हुआ है और उसमें हम बहुत सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई कि बिजनेस चालू इतने एसेट्स और इतने लाइबिलिटीज से हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज को अपने बुक्स में डाल देना है, अपने एंट्रीज में डाल देना है का एक। तो कैसे स्टार्ट हो रहा है, कि वो हो रहा है कैश 50,000, कैश एसेट है तो हमने कर दिया डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बैंक 1,20,000, सेम हमारा एसेट है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 से। फिर थर्ड क्या है, मशीनरी 2,50,000, मशीनरी में हमारी एसेट है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,50,000। फिर क्या है, स्टॉक, स्टॉक हमारा क्या हुआ, गुड्स, गुड्स जिसमें हम डील करते हैं। तो बस गुड्स का केस में जो भी परचेज एंड सेल होता है वो हम लोग परचेज एंड सेल में दिखाते हैं, गुड्स नहीं दिखाते अलग से एंट्री में। मगर जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, वो हम लोग बुक्स में दिखा देते हैं कि ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो स्टॉक है तो इसको हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। मैं वापस बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टॉक होता है ना, ठीक है, स्टॉक मतलब क्या हुआ, हमारा गुड्स। ठीक है, वो थ्रू आउट द ईयर ट्रांजेक्शन्स करते हैं हम लोग, वो हम लोग किस में दिखाते हैं, परचेज या सेल्स में। मगर जब ओपनिंग करते हैं, जब ईयर स्टार्ट होता है तो हम लोग उसको दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक में। ठीक है, और ईयर एंड में उसको दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है, सो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के अकाउंट हमारा डेबिट कितने से हो जाएगा, 1 लाख से। फिर हमारी है डेटर 70,000 की, डेटर भी एसेट होता है,
तो डेटर अकाउंट डेबिट 70,000। फिर क्या है हमारा क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या है हमारा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं क्रेडिट, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अच्छा टू क्रेडिटर। टू क्रेडिटर कितने का है 40,000 का, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसी सैलरी जो हमें देनी थी मगर अब तक दी नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या, ऐसा सैलरी जो हमें दे देना चाहिए था मगर हमने दिया नहीं है, तो हमें देना पड़ेगा। हमारी क्या बन गई ऑब्लिगेशन, मतलब ये क्या होगी हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या करते हैं क्रेडिट, सो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 10,000। बस इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें इतना ही दिया हुआ है। तो अभी तक हमने क्या क्या लिख दिया, हमने अभी तक एसेट्स लिख दिए हैं, हमने अभी तक एसेट्स लिख दिया है, हमने लाइबिलिटी लिख दी है। अब बाकी क्या रह रहा है, बाकी क्या रह रहा है कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल्स टू व्हाट, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं इनका सम करूं, इनका सम करूं कितना आ रहा है इसका सम 5,90,000 और इसका सम कितना है 50,000। तो बेसिकली 5,90,000 का एसेट है जिसमें से 50,000 की लाइबिलिटी होगी हमारी, तो बचा कितना 5,40,000। तो हमारी कैपिटल कितने की होगी, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट कितने की कैपिटल है हमारी 5,40,000। इससे क्या होगी मैच हो गया 5,40,000 प्लस 50,000 5,90,000। क्लियर हुआ ये चीज। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी डेप्रिसिएशन की है। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि नॉर्मल प्रोसेस में जो हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब क्या, जैसे क्या कि यार लेट्स सपोज कि मैंने आज एक फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, मैंने आज एक फर्नीचर खरीदा है 60,000 का, ओके 60,000 नॉर्मल एग्जांपल। तो मैंने आज 60,000 खरीदा, मैंने दिखा दिया कि हाँ मेरे बुक्स में फर्नीचर 60,000 का है, मगर अब मेरे बिजनेस को 5-6 साल हो गए हैं, ठीक है, तो मैं तब भी क्या बोलूंगा कि मेरे फर्नीचर की वैल्यू 60,000 है। नहीं यार, सेंस ही नहीं है, क्योंकि 5-6 साल बाद तो फर्नीचर की वैल्यू भी गिर गई होगी, जो फर्नीचर की वैल्यू है वो भी क्या हो गई होगी, गिर गई होगी। बेसिक बात सेकंड हैंड हो गया फर्नीचर अब, तो बेसिक जो वो वैल्यू गिरी, जो उसकी लाइफ से वैल्यू कम हो गई, वो क्या होता है डेप्रिसिएशन, जो नॉर्मल यूजेज की वजह से, नॉर्मल घिसाई की वजह से कम हो जाता है, नॉर्मल वेयर एंड टीयर, नॉर्मल यूजेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एसेट्स की वैल्यू कम होती है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए डेप्रिसिएशन, हम उसके लिए क्या करते हैं डेप्रिसिएशन करते हैं उसको, किसी को क्या करते हैं डेप्रिसिएट। तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ हमारे बिजनेस के लिए, एक तरीके का एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे डेबिट, हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे डेबिट। सो पहला हमारा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें डेप्रिसिएशन देना है मशीनरी पे, ठीक है। जो 3 लाख का मशीनरी है उसको 10% पर एनम के साथ डेप्रिशिएट करना है। मशीनरी की वैल्यू कितनी है 3 लाख और उसको 10% पर एनम मतलब क्या इंटू 10/100 कितना हो गया, हमें 30,000 से डेप्रिशिएट करना है हमारी मशीनरी। हमें क्या करना है 30,000 से हमारी मशीनरी क्या करनी है डेप्रिशिएट। सो मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है 30,000 से कम हो रही है, मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है 30,000 से कम। मशीनरी क्या है एसेट, एसेट की वैल्यू कम होगी तो हम क्या करते हैं क्रेडिट, तो हम कर दिए टू मशीनरी अकाउंट कितना 30,000। और ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है डेप्रिसिएशन हुआ है। डेप्रिसिएशन हमारी क्या है एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं डेबिट, तो हमने किया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से 30,000। क्लियर। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सेम यही है, बस उसमें यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है, उसमें डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है। तो हमारा जो ये प्रोसेस है स्किप हो जाएगा और हम सीधा जनरल एंट्री कर देंगे। क्या होगा इस जनरल एंट्री पर खुद सोचो, 25,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे। हमारी एसेट क्या है प्लांट एंड मशीनरी, उसमें डेप्रिसिएशन कितने का लग रहा है 25,000। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 25,000 से कम हो जाएगी, तो प्लांट एंड मशीनरी क्या हो जाएगा क्रेडिट 25,000। और किस वजह से कम हुई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं डेबिट। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 25,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना 25,000। क्लियर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, ठीक है।
इसको मैं आपको उससे पहले वापस एक ही चीज बोलूंगा कि आपको क्या याद रखना है अकाउंट्स में। सबसे पहली चीज क्या, कि जो ओनर है और बिजनेस है वो क्या है अकाउंट्स के लिए अलग अलग। जो ओनर है और जो बिजनेस है वो क्या है अलग अलग। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो बेसिकली इसका सेंस क्या है कि अगर हम ओनर एंड बिजनेस को अलग अलग मान रहे हैं, हम ओनर एंड बिजनेस को अलग अलग मान रहे हैं, ठीक है, तो फिर ओनर ने बिजनेस को लेट सपोज 50,000 रुपए दिए। मतलब क्या, ओनर ने अपना कैपिटल दिया 50,000, तो ओनर बिजनेस को बोलेगा कि बिजनेस मेरी बात सुन, मैंने तेरे को 50,000 रुपए दिए हैं, है ना। अगर यही 50,000 रुपए मैं तेरे को ना देके बैंक में डाल देता तो मेरे को लेट सपोज 10% का इंटरेस्ट मिलता। मेरे को क्या मिलता? 10% का इंटरेस्ट। मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था ये, मेरा एक कॉस्ट था ये, मैं इससे पैसे कमा लेता 50,000 से। मैं 50,000 रुपए मैं तेरे को देने के अलावा अगर मैं बैंक में डाल देता मेरे को कम से कम उसमें 10% 5,000 रुपए तो मिलते। तो ये 5,000 रुपए अगर मैं बैंक से नहीं ले पाता तो तू देगा। अब क्या तू देगा, क्योंकि ये क्या है मेरा कैपिटल है और उसमें मेरे को क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। समझ में आया क्या हुआ? आप बिजनेस एंड ओनर को अलग अलग ट्रीट करते हो। आपने बोला कि ये इंटरेस्ट क्या है, ये मेरा है, ये मेरे को चाहिए, मेरे कैपिटल पे मेरे को कुछ पैसा चाहिए इंटरेस्ट के रूप पे। ठीक है, क्लियर हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट क्या है। अब सिमिलर कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, कि जो ओनर है उसने क्या किया, बिजनेस से लेट सपोज 10,000 रुपए निकाल लिए, 10,000 रुपए उसको कुछ काम था उसने निकाल लिए। तो बिजनेस से बोलेगा कि भाई ओनर आपने 10,000 रुपए ले लिए मेरे से, अगर मैं 10,000 रुपए आपको देने की जगह बैंक में डालता तो मैं लेट सपोज 5% का इंटरेस्ट अर्न कर लेता। तो अभी 5% इंटरेस्ट की भरपाई आप करोगे। ये जो इंटरेस्ट मैं इस पे कुछ कमा लेता वो उसकी भरपाई कौन करोगे, आप करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट समझ में आ गया हमारे लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारे बिजनेस में एक तरीके का क्या है, एक तरीके की अगर मैं बोलूं तो वो क्या हो रही है, वो थोड़ी सी हमें एक्सपेंस की वाइब दे रही है जो ओनर के लिए है। मैं दो चीज बोल रहा हूँ, एक्सपेंस की वाइब दे रही है मगर ओनर के लिए। ठीक है, ये चीज आप बाद में जब आप एप्रोप्रिएशन एंड ऑल बनाओगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा मैं इसको थोड़ा ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, इसको प्रॉपर मैं एक्सपेंस नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्सपेंस है बट ओनर के लिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सेम हमारी इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट हमें ओनर से मिलेगा। ठीक है, तो अब ये देखना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, मतलब क्या कि हमें लेट्स सपोज उन्होंने 50,000 रुपए दिए थे एंड वो अब हमें उसको इंटरेस्ट देना है कितना, 500 रुपए का लेट्स से। तो 500 रुपए इंटरेस्ट देना है तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यार हम 500 रुपए आपको कैश वैश वैसे देंगे, हम आपके 500 रुपए से कैपिटल ही बढ़ा देते हैं कि लेट्स सपोज आपकी कैपिटल 50,000 थी तो आज से आपकी कैपिटल 50,500 हो गई। अब बैंक भी रियल लाइफ में भी ऐसे होता है, लेट्स सपोज आपने एफडी बनाई, ठीक है, तो एफडी भी आपकी 1 लाख की है, उस पर मान लो अगले साल 10,000 का इंटरेस्ट आया, तो 10,000 का इंटरेस्ट कहीं और नहीं डालते हो, आपके एफडी में ऐड कर देते हो, तब आपकी एफडी 1,10,000 की हो जाती है। ठीक है, तो ये सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे फॉलो करते हैं कि हम कैपिटल में क्या करते हैं, वैल्यू प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है प्रोप्राइटर को 10% का। ठीक है, और कैपिटल कितनी है, 5 लाख की, कैपिटल 5 लाख की है तो 10% कितना हुआ, 50,000। तो हमें 50,000 का क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल को बढ़ा देंगे 50,000 से। क्यों, क्योंकि यार अब ओनर की वैल्यू और बढ़ गई, 50,000 रुपए हमें ओनर को देने हैं। कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो हमें ओनर का है या ओनर को देने हैं। तो बेसिकली 50,000 जो है वो क्या है, हमें ओनर को देने हैं, ओनर का हो गया वो, जो ओनर का है वो कैपिटल है, और जो 50,000 इंटरेस्ट वो किसका है, ओनर का। तो क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट, हमने किया टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000, क्योंकि अब ओनर का हो गया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किसका हो गया, ओनर का। और हम डेबिट क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितने से, 50,000 से। ठीक है, क्योंकि काइंड ऑफ हमारा एक्सपेंडिचर आप मान सकते हैं, काइंड ऑफ एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कैपिटल हमारा भर गया क्योंकि अब ओनर का क्लेम भर गया बिजनेस में, तो हम उसको क्या किए, क्रेडिट कर दिए 50,000 से। ठीक है, अब इससे जो सेकंड क्वेश्चन है कि कैपिटल 8 लाख है, उस पे इंटरेस्ट आपको 12% लगाना है, ये सेम ये केस हो गया। ठीक है, तो मैं इसके एंट्री नहीं कर रहा। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1500, सीधे सीधा अमाउंट है क्वेश्चन नंबर में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ 1500 बिकम ड्यू फ्रॉम द प्रोप्राइटर, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है, 1500।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है, 1500। तो अब इसमें जैसा हुआ कि हमने सीधा सीधा जो इंटरेस्ट था वो कैपिटल में ऐड कर दिया, तो अब ओनर पता क्या बोलेगा, या तो मेरे से 1500 रुपए लेने हैं ना, बिजनेस बोलेगा भाई साहब आपका हो गया, 1500 रुपए दो। तो ओनर बोलेगा कि यार 1500 रुपए मैं तो कैश दूंगा, ऐसे करूंगा, तो मेरे कैपिटल से ही काम कम कर ले, तो मेरे क्या कर ले, कैपिटल से ही कम कर ले, 1500 काम हटा, मैं कुछ दूंगा नहीं, मेरे कैपिटल से कम कर दे 1500। कैपिटल कम करेंगे मतलब कैपिटल क्या होगा, डेबिट। कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ एक तरह से बिजनेस के लिए, एक तरह से बिजनेस के लिए क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरीके का इनकम, करेक्ट। तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 1500। क्लियर हुआ यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों केस में हम लोग सेटलमेंट किससे कर देते हैं, कैपिटल से कर देते हैं, क्योंकि है तो पैसा ओनर का ही, है तो पैसा ओनर का ही। क्या ओनर ने बोला, मैं यार बिजनेस से पहले बिजनेस से बोला कि आपके 50,000 रुपए इंटरेस्ट के हो रहे हैं और वो हमको दे नहीं रहे, आप ही कहे तो आपके कैपिटल में डाल रहे हैं, वही बात हुई। और सेम अब सेकंड वाले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बोला, ओनर ने बोल दिया कि यार तुम्हें कैपिटल से माइनस कर दे, मैं पैसे वैसे नहीं दे रहा। दोनों केस अपने समझ में आ गए, ठीक है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या है, बस हमें ड्राइंग की अमाउंट क्या है, थोड़ी सी घुमाई हुई है, थोड़ी सी क्या घुमाई हुई कि इंटरेस्ट एट द रेट 10% अमाउंटिंग टू 2000। तो इसमें क्या हो सकता है कि कंफ्यूज हो सकते हो आप कि 2000 क्या है, जो ड्राइंग किया था उसकी अमाउंट है, उस पर 10% निकाल के 200 रुपए हमारा इंटरेस्ट हो रहा है, या 2000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट है। तो क्वेश्चन मेरा वापस पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इंटरेस्ट 10% लगा जो कि 2000 आ गया, अमाउंटिंग टू 2000, मतलब कि 2000 क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा आपको बहुत बार, तो आपको एक बार उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ, 10% का इंटरेस्ट लगा और उससे अमाउंट आया 2000। क्लियर हुआ यहाँ पे क्या हुआ। तो बेसिकली जो ये इस क्वेश्चन में हमारी एंट्री क्या होती, इस क्वेश्चन में हमारी एंट्री हो जाती कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 2000, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एक ट्रांजैक्शन आता है क्लोजिंग स्टॉक का, कि क्वेश्चन क्या होता है, बस हमें दिया हुआ होता है कि क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज, लेट्स से क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं 1,50,000, ठीक है। तो मैं इस एग्जांपल को, इस ट्रांजैक्शन को ज़्यादा समझाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये जब आप लोग फाइनल अकाउंट्स बनाओगे ना, तब आपको इसका अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक हमारा वैल्यू दिया हुआ है, तो यार क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमारा, एसेट। स्टॉक क्या होता है हमारा, एसेट। तो हम एसेट को क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो हम कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,50,000। और क्रेडिट में यहाँ पे एक अकाउंट आता है टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट 1,50,000, ठीक है। मैं एक बार ये अकाउंट इतना से समझाना नहीं चाहूंगा अभी, ये जब बाद में हम करेंगे तब हमें समझ में आएगा। एंड अभी बेसिक था कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे एसेट से डेबिट करते हैं। मैं वापस इसकी क्लियर कर दूं, स्टॉक या फिर हमारे जो हम जिसको गुड्स बोलते हैं, ठीक है, उसको हम जनरल एंट्रीज में ड्यूरिंग द ईयर जब हम परचेज एंड सेल करते हैं तब हम कुछ नहीं दिखाते ये अकाउंट परचेज, ये स्टॉक या गुड, हम उसको नॉर्मल परचेज या सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। बस ओपनिंग स्टॉक को हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं जनरल एंट्री में, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन मैंने बस वो दिखा दिए कि ये ऐसे होती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बाद में मिलेगी अच्छे से, ठीक है। सो हम लोग फाइनली लास्ट टॉपिक पे आ गए अपने, जो हमारा एडजस्टमेंट एंट्रीज है, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या है, इसमें दिक्कत ये होती है, जो मेरे साथ भी हुई थी, कि मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता था कि इसका मतलब क्या है, कि हो क्या रहा है, रीजन क्या है। मैं खुद सबसे ज्यादा जनरल एंट्री में यहीं पे कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज हो जाता था कि यार ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो इसको हम लोग एक ही करके आराम से समझेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री में हमें 4 तरह की एंट्री देखनी है, हमें 4 तरह की एंट्री देखनी है। एक तो हमें देखनी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक देखनी है प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, एक देखनी है अक्रूड इनकम और एक देखनी है अर्नड इनकम। पहले इन चारों का हम लोग मतलब एक बार वापस समझ लेते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हुआ, एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक अपना कुछ बिजनेस चालू किया और आपने एक अकाउंटेंट को हायर किया, आपने एक अकाउंटेंट को हायर किया, ठीक है। उसने आपको पूरे 1 महीने सर्विस दी, उसने आपको पूरी 1 महीने सर्विस दी, उसकी सैलरी ड्यू हो गई मंथ एंड में 31st को।
मगर आपने सैलरी का पेमेंट नहीं किया, आपने सैलरी का पेमेंट नहीं किया, तो अब जो नेक्स्ट मंथ होगा, तो यार एक बात बताओ, आपको अगर वो नेक्स्ट मंथ काम ना करे, वो नेक्स्ट मंथ काम ना करे, तब भी आपको उसके पैसे देने होंगे पिछले वाले महीने के। हाँ, क्लियर हो रहा है? कि अगर वो नेक्स्ट मंथ काम ना भी करे तब भी आपको उसके पैसे देने होंगे। क्यों? क्योंकि उसने उसके पिछले महीने का काम किया हुआ है। अब ये आपको ऑब्लिगेशन है। अभी क्या हो गया, आपको ऑब्लिगेशन कि आपको उसके पैसे देने होंगे, क्योंकि वो काम कर चुका है अपना, वो 1 महीना काम कर चुका है, आपने उसको पैसे नहीं दिए हैं। तो अगर वो अगले महीने कुछ ना भी करे, मान लो वो कुछ नहीं करे, तो भी आपको उसके पिछले महीने का उसको पैसे देने होंगे। वो क्यों देने होंगे आपको? क्योंकि वो आपकी अब ऑब्लिगेशन हो गई, वो आपकी अब क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। वो एक्सपेंस था जो हो चुका है, बस आपने दिया नहीं है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हुआ, वो एक्सपेंस जो हो चुका है और आपने दिया नहीं है, तो आपको देना पड़ेगा ना पैसे। तो एक्सपेंस हो गया है, आपने 1 महीने की सर्विस ले ली है, एक्सपेंस हो गया, मगर आपने पे नहीं किया है, तो आपको पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा मतलब क्या, आपकी ऑब्लिगेशन हो गई। आपकी ऑब्लिगेशन होगी मतलब क्या, आपकी लाइबिलिटी हो गई। आपकी क्या हो गई, लाइबिलिटी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? पहले एक्सपेंस हो गया मगर पे नहीं हुआ, एक्सपेंस हो गया मगर पे नहीं हुआ, तो हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी। ठीक है, मेन 2 वर्ड इसके क्या थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के, कि एक्सपेंस हो गया और पे नहीं हुआ, यही हुआ इसका मतलब। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है कि सैलरी 8000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। सैलरी 8000 की आउटस्टैंडिंग रहेगी ईयर एंड पे। ठीक है, आपने जब ईयर एंड हुआ तो आपकी 8000 की सैलरी थी जो आउटस्टैंडिंग आपने दी नहीं अपनी एम्प्लॉय को। तो सैलरी जो 8000 की थी वो एक्सपेंस हो चुकी है, मतलब एक्सपेंस तो हो चुका है। अगर आप एक बात मान लो यार, लेट्स सपोज कि आपकी टोटल सैलरी थी 50,000 की, टोटल सैलरी थी 50,000 की। ठीक है, आपने 42,000 पे कर दिया, 8,000 पे नहीं किया, मगर आप अपने बुक्स में क्या दिखाओगे कि आपके उस ईयर में टोटल सैलरी कितनी की लगी, 50,000 की। आपने 8,000 पे नहीं किए हैं, मगर वो एक्सपेंस तो हुआ है ना, मतलब क्या, वो एक्सपेंस तो हुआ है। तो सैलरी जो है वो एक्सपेंस तो हो गई है, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो मतलब कि एक्सपेंस तो हो गया है, एक्सपेंस हो गया, क्या मतलब आपको बुक्स में दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सैलरी अकाउंट डेबिट हो गई 8,000 से, एक्सपेंस हो गया है। और पे नहीं हुआ है, पे नहीं हुआ है मतलब क्या है, वो हमारी लाइबिलिटी है, हमें पे करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कितने से, 8,000। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट हुई मतलब क्या, एक्सपेंस हो गया है, और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या मतलब ये हमारी क्या बन गई है, लाइबिलिटी, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये चीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस हमारा अच्छे से क्लियर हुआ कि एक्सपेंस हो गया, बस पेमेंट नहीं हुआ है। एक्सपेंस हो गया है, पेमेंट नहीं हुआ है। यार आपने 42,000 की सैलरी पेमेंट कर दी अपने ईयर में और 8,000 की नहीं की है, तो आप अपना मान लो ईयर एंड में अपना एनालाइज कर लो कि मेरी कैसी रही बिजनेस, मैंने क्या किया, तो आप क्या बोलोगे कि आपकी सैलरी टोटल 42,000 की थी या फिर 50,000 की, 50,000 की ना, क्योंकि वो 8,000 भी तो आपको देने ही है, वो उसी ईयर के हैं, वो उसी ईयर के हैं, इसलिए आपको एक्सपेंस दिखाना पड़ा, क्योंकि वो उसी टाइम का है और आपने पे नहीं किया, तो आपको क्या बन गई, लाइबिलिटी। ठीक है, अगर अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। ये क्या बोलता है कि लेट्स सपोज हम वापस अपना अकाउंटेंट का एग्जांपल लेते हैं कि अकाउंटेंट आया, ठीक है, एंड आपने उसको मंथ के स्टार्ट में ही उसकी सैलरी दे दी। जो अकाउंटेंट आया, आपने उसको मंथ के स्टार्ट में सैलरी दे दी, तो वो अब पूरे महीने काम करेगा, वो अब पूरे महीने काम करेगा आपके लिए, है ना। तो आपके लिए क्या होगी, एक तरीके का एसेट। अब आपको पूरे महीने कुछ नहीं करना, वो पूरे महीने काम करके देगा, तो आपके लिए क्या होगी, एक तरीके का एसेट। क्योंकि अगर आप उसको पेमेंट ना भी करोगे, पूरे महीने नहीं करोगे पेमेंट, क्योंकि आपने पहले दिन ही कर दिया है, तो वो पूरे महीने आपके लिए एक तरह से क्या हो गया, एसेट हो गया। एक बार के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही है, ये मैं एग्जांपल्स बस और बस एक कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए दे रहा हूं कि अच्छा हाँ इसकी थिंकिंग ये है। तो बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंस क्या हुआ हमारा, ऐसा एक्सपेंस जो हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, मगर आपने पेमेंट कर दी, आपने पेमेंट कर दी। ठीक है, इसका लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो आप एक अपने गुड्स की इंश्योरेंस करवाए हुए थे, ठीक है, इंश्योरेंस सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इसके लिए। इंश्योरेंस आपकी थी
24 महीने के लिए, सपोज कितने 24 महीने के लिए, 2 साल के लिए कितने थी, 2 साल के लिए लेट्स सपोज 2400 रुपीज या 2000 रुपीज, 2 साल की इंश्योरेंस अपनी 2000 रुपए की। तो आपकी एक बात बताओ, आप अपने इस साल का अकाउंट्स कर रहे हो, 1 साल बाद अपना बुक्स देख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि मेरा 1 साल के अंदर इंश्योरेंस का खर्चा 2000 हो गया। एक बार आप खुद सोचो कि आपने इंश्योरेंस कराया 2 साल का 2000 रुपए का, और 1 साल बाद आपने अपना बुक्स बंद किया अपने एनालाइज करने के लिए, मेरा प्रॉफिट क्या है, मेरा लॉस क्या है, मेरा 1 साल बिजनेस कैसा रहा। तो आप जब देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि मेरे इंश्योरेंस जो कॉस्ट है, जो मेरी इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो 2000 हो गई। नहीं यार, एक्सपेंस तो 1000 हुआ है आपका उस साल का, 2000 आपने पे किया है जिसमें से 1000 इस साल का था और 1000 अगले साल का है। 1000 ऐसा एक्सपेंस है जो हुआ नहीं है मगर आपने पेमेंट कर दिया इन एडवांस, आपने पेमेंट कर दिया क्या, इन एडवांस। ठीक है, क्लियर हुआ मैंने क्या बोला अभी। तो ऐसा एक्सपेंस जो हुआ नहीं है मगर पेमेंट कर दी। ठीक है, तो अब हम से क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि इंश्योरेंस 3000 है जो हमने एडवांस में पे कर दिया है। अगर आपने एडवांस में पे कर दिया तो आपका पेमेंट से क्या हुआ होगा, पैसे कम हो गए होंगे। लेट्स सपोज कि आपने बैंक से पेमेंट किया था तो आपका बैंक कम हो गया, तो क्या हो गया, टू बैंक अकाउंट 3000। ठीक है, और ये 3000 क्या थे, एडवांस की पेमेंट थी। आपके इस साल का कोई इंश्योरेंस था ही नहीं, वो सारे फ्यूचर ईयर के हैं, तो वो क्या है, आपका एसेट है। वो क्या आपका एसेट, क्योंकि अब लेट्स सपोज जो 2000 वाला केस था उसमें आपको अब अगले साल इंश्योरेंस के लिए कुछ पैसे नहीं देने हैं, आपको अगले साल उस इंश्योरेंस के लिए कुछ पैसे नहीं देने हैं, वो काम करेगी क्योंकि आपने उसको क्या पहले ही पैसे दे दिए, आपने उसको पहले ही पैसे दे दिए, तो आपका क्या हो गया, एसेट हो गया, है ना। वो क्या हो गया, आपका एसेट हो गया, क्योंकि आपने 2000 रुपए जब दिए तो आपने 2 साल के दिए, आपका 1 साल बाद आपने बुक बंद किया, आपने बोला अच्छा ठीक है 2 साल में क्या सीन हुआ हम देख, 1 साल में क्या सीन हुआ हम देखते हैं। तो 1 साल बाद आपने जब वो एनालाइज किया तो आपने देखा अच्छा इंश्योरेंस 2000 रुपये पेमेंट किया है, 2000 रुपये पेमेंट किया है मगर 2002 साल के लिए पेमेंट किया है, मतलब क्या 1000 रुपये इस साल का खर्चा हो गया हमारे। मगर आज आप बैठे हो, 1 साल खत्म हो चुका है और अगले साल स्टार्ट होने वाला है, तो आपको उस साल के लिए जो फ्यूचर का 1 साल होगा उसके लिए इंश्योरेंस में कुछ पेमेंट तो नहीं करना है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कितने से 3000, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एसेट और ये क्या हो गया, आपने जो पेमेंट की थी। क्लियर हो रहा है, आप इसके पीछे का कंसेप्ट और थिंकिंग समझो कि मैं जो एग्जांपल्स दे रहा हूं उसको अपने खुद के दिमाग में एक बार लगाओ, वीडियो पॉज करके 5-10 सेकंड 1-2 मिनट खुद सोचो कि हाँ अच्छा ये हो रहा है, अपने खुद से कोई अंडरस्टैंडिंग लो, अपने खुद से कोई एग्जांपल लाओ। ये एग्जांपल मैंने खुद से समझे थे इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है आप कोई मुझसे अच्छा एग्जांपल अपने लिए सोच लो तो वो एग्जांपल से आप वर्क करो। ठीक है, सो अब हम ये हमारा 2 टॉपिक हो गया इसके अंदर। अब हम अक्रूड इनकम पे देखते हैं। तो अक्रूड इनकम क्या होता है कि ऐसा इनकम जो अक्रू हो गया है, अक्रू हो गया क्या मतलब जो मिल जाना चाहिए, जो हो चुका है इसका, और बट मिला नहीं है, बट मिला नहीं है। मैं क्या बोला कि इनकम हो गया है बट मिला नहीं है। ठीक है, इतना पहले क्लियर हो रहा है, क्योंकि क्या है, इनकम हो गया है बट मिला नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, एंड आपने 2 पार्टीज को मिला दिया, लाइक एक पार्टी को चाहिए था और दूसरे पार्टी को पास वो था, आपने दोनों का ट्रांजैक्शन करवा दिया, आप दोनों के बीच का कि दोनों पार्टी को मिलवा दिए, दोनों पार्टी का ट्रांजैक्शन करवा दिए। ठीक है, तो आपको क्या मिला उसका ट्रांजैक्शन से, कमीशन। आप फ्री में थोड़ी किसी का करवाओगे, आपने बोला होगा कि यार मैं तेरे को मैं जानता हूँ वो सामान खरीद लेगा, ठीक है, बट तू मेरे को उसके लिए सपोज 10,000 रुपये देगा, तो यार वो सामने वाला बोले हाँ ठीक है यार इसमें मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मैं 10,000 तो दे ही सकता हूँ, ये कमीशन हुआ, बेसिक बिजनेस मॉडल हुआ। ठीक है, एज अ माइंड ऑफ बिजनेसमैन समझना है आपको कि हाँ ठीक है, आपको पता है किसी को कुछ बेचना है, किसी को कुछ खरीदना है, आपने दोनों को मिला दिया और आपने कमीशन ले लिया। तो यार जब दोनों का ट्रांजेक्शन हो गया तो आपको कमीशन क्या हो गया, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि आपको कमीशन क्या मिल जानी चाहिए। तो वो जो इनकम थी आपकी, जो कमीशन थी वो हो गई है,
इनकम हो गई है, इनकम आपकी हो चुकी है, वो कमीशन हो चुकी है, बट आपको मिली नहीं है अभी, आपको मिली नहीं है, मतलब इनकम हो गई है, इनकम होगी मतलब क्या, इनकम तो हो गई बट मिली नहीं है, मतलब क्या, मिलेगी। अगर इनकम मिल हो गई है, बस पैसे मिले नहीं है, मतलब क्या, पैसे तो मिलेंगे। तो जो पैसे मिलेंगे वो हमारा क्या हो गया, एसेट। और इनकम हुई है तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो इसी का क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है कि कमीशन 5,000 का है जो अर्न हो गया है बट मिला नहीं है, जो अर्न हो गया है बट मिला नहीं है। तो कमीशन कितने का, 5,000 का। कमीशन क्या है, हमारी इनकम। तो हम कमीशन को तो कर देते हैं क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट, अकाउंट 5,000। ठीक है, अब ये क्रेडिट हो चुका है। डेबिट क्या करेंगे कि कमीशन अक्रू हो गया है ना, ये कमीशन क्या अक्रू हो गया है, हमें इस पे मिलेगा पैसा, पैसा मिलेगा मतलब क्या, वो हमारी एसेट। तो हम डेबिट क्या कर देंगे, अक्रूड कमीशन अकाउंट, कितने से, 5,000। क्या हुआ ये, मतलब कि कमीशन हमारी अक्रू हो गई है और हमें मिलेगी, ये हमारी क्या है, एसेट, क्योंकि ये हमें मिलेगी। और ये हमारी क्या है, इनकम, ये हमारी क्या हो गई, इनकम। ये हमारी हो गई एसेट एंड ये हमारी हो गई इनकम। क्या कि यार इनकम हो गई है, इनकम हो गई मतलब क्या, इनकम को तो क्रेडिट करना है, बस अभी मिली नहीं है। मिली नहीं है मतलब क्या, मिलेगी, क्योंकि इनकम तो हो चुकी है। यार इनकम हो गई है तो पैसे तो मिलेंगे ही ना, तो पैसे मिलेंगे मतलब वो हमारी क्या होगी, एसेट, क्योंकि मिलेंगे पैसे, हमारा वो एसेट है क्योंकि पैसे मिलेंगे। तो जो क्या मिलेगा, एसेट, तो एसेट बढ़ेगी तो एसेट क्या करते हैं, डेबिट। तो हमने अकाउंट खोला, अक्रूड कमीशन अकाउंट, डेबिट 5,000, डेबिट 5,000 टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि ये हमारी इनकम है, इसको कर दिया क्रेडिट 5,000 से। ठीक है, अब लास्ट पे चलते हैं। तो अर्नड इनकम क्या बोलता है, ये अपने नाम से साफ साफ बता रहा है कि इनकम अभी अर्न नहीं हुई है, इनकम जो अर्न नहीं हुई है बट मिल गई है, बट क्या, मिल गई है। लेट्स सपोज कि इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि आपने क्या किया कि कोई रेंट है, ठीक है, रेंट इसका बेसिक एग्जांपल है, क्वेश्चन यही है। तो हम क्वेश्चन के साथ ही इसको एग्जांपल से लेके समझते हैं कि जो रेंट था 10,000, वो आपको एडवांस दे दे किसी। लेट्स सपोज कि एक आप रियल एस्टेट पे काम करते हो, आपकी खुद की बिल्डिंग्स है, तो एक जो वहां पे रह रहा है किराए पे, उसने क्या बोला कि भैया भैया मैं आपको एक बार में 2 महीने का रेंट दे रहा हूँ, अब मैं सीधा तीसरे महीने रेंट दूंगा। तो उसने क्या बोला कि मैं 2 महीने का रेंट दे रहा हूँ आपको, काम खत्म करो मेरा, मैं 2 महीने का रेंट देके खत्म कर रहा हूँ, अब 2 महीने आना मत मेरे पास। तो यार अब वो मेरे लिए जो उसने मेरे को 2 महीने का रेंट दे दिया, तो यार 1 महीने का रेंट तो मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि वो 1 महीने तो रहेगा, 1 महीने वो मेरा अर्न इनकम है। मगर वो अगला महीना अभी रहा ही नहीं है और मेरे को पहले ही पैसा दे दिया, वो अगला महीना रहा ही नहीं है और मेरे को पहले ही पैसा दे दिया, तो क्या हो गया वो मेरे लिए एक, अगर मान लो वो 1 ही महीने बाद चला जाए, वो मान लो 1 ही महीने बाद चला जाए, तो ये मेरे को क्या, उसके जो 2 महीने का रेंट था, तो 1 महीने तो मेरे पैसे काट लूंगा, बट वो 1 ही महीने रहा और अगले महीने चला गया, तो उसने मेरे को 2 महीने के रेंट दिए थे, तो मेरे को उसको वापस करना होगा महीने का। लेट्स सपोज कि मेरे महीने का रेंट 20,000 था, तो उसने मेरे को 40,000 रुपए दे दिए, उसने मेरे को क्या, 40,000 रुपए दे दिए, तो 40,000 रुपए दिए 2 महीने के, ठीक है, और वो 1 महीने बाद ही चला गया, तो मेरे को उसको 20,000 रुपए वापस करने होंगे। हाँ, क्यों, क्योंकि वो मेरे थे ही नहीं, वो स्टार्ट से ही मेरे थे ही नहीं, वो मेरे कब होता जब वो 2 महीने रह लेता, जब वो 2 महीने रहता तो वो तब मेरे होते। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप एक ट्यूशन टीचर, लेट्स सपोज आप एक टीचर हो, ठीक है, और एक बच्चा आया, वो आपको महीने के स्टार्ट में ही आपको पेमेंट कर दिया, आपको महीने के स्टार्ट में पेमेंट कर दिया, ठीक है, मगर अब आपको क्या होगी, अब उसने पेमेंट कर दिया कि आप पूरे महीने उसको पढ़ाओगे, मगर अब आप उसको नहीं पढ़ाओगे तो आपको उसको रुपए वापस करने होंगे, अगर आप उसको नहीं पढ़ाओगे तो आपको उसको रुपए वापस करने होंगे, या फिर अगर आपको रुपए वापस नहीं करने तो आपको उसको पढ़ाना होगा। तो ये उस टीचर के लिए क्या हो गया, एक ऑब्लिगेशन हो गया, उसको जब रुपए उसने ले लिए तो ऑब्लिगेशन क्या हो गया, पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़ाया तो क्या, पैसे वापस करो। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है कि टीचर के एग्जांपल लेके हमने क्या समझा कि उसने अभी तक अर्न नहीं किया था, उसने तक पढ़ाया नहीं था, उससे पहले उसने रुपए ले लिए, तो उसको पूरे महीने पढ़ाना होगा, पूरे महीने कुछ काम करना होगा, तो उस टीचर के लिए क्या हुआ, ऑब्लिगेशन हो गया, एक तरह की लायबिलिटी हो गई, क्या, या तो पढ़ाओ नहीं तो पैसे वापस करो। वो जो मैं रियल एस्टेट एग्जांपल लूं तो मेरे लिए क्या हो गया, जो रेंट मेरे को मिल गया है एक्स्ट्रा 1 महीने का,
तो यार वो अभी मेरा हुआ नहीं है, वो 2 महीने रहा नहीं है, तो वो बीच ही में चला जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए, तो वो उनको रुपए वापस करने होंगे क्योंकि वो मेरे नहीं है। तो ये किसकी वाइब दे रहा है आपको? जो एडवांस में आपको पैसा मिल गया, जो आपने अर्न ही नहीं किया। मतलब क्या? ऐसा पैसा जो आपका है ही नहीं। अगर आपने पैसा अर्न नहीं किया, आपको मिल गया, मतलब कि वो पैसा आपका है ही नहीं। तो ऐसा पैसा जो आपका है ही नहीं, तो वो आपकी एक तरह से क्या है? लाइबिलिटी। वो क्या है? लाइबिलिटी। ठीक है। और पैसा आपको मिल गया, मतलब क्या? आपकी एक तरह से कैश बढ़ गया। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको रेंट मिला 10,000 इन एडवांस। तो आपको रेंट जब 10,000 एडवांस में मिला होगा, तो आपको कैश मिला, लेट्स सपोज। तो कैश तो बढ़ गई होगी, तो कैश क्या हो गया होगा? डेबिट। तो हमने कर दिया कैश अकाउंट को क्या? डेबिट 10,000। मगर ये कैश 10,000 मिला है, रियलिटी में तो आपका अभी तक हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे एक ऑब्लिगेशन है भी आपकी कि या तो वो यार रहे 2 महीने पूरे, नहीं तो क्या आपको वापस करने पड़ जाएंगे। ये भी आपने अर्न किया ही नहीं है इनकम, तो ये आपकी क्या है? लाइबिलिटी। तो हम क्या करेंगे? टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 10,000। टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 10,000। ये कैश क्या होगी? आपकी एसेट जो बड़ी है, और ये आपकी क्या होगी? एक तरह की लाइबिलिटी, है ना? क्योंकि अब आपको एक तरह से लाइबिलिटी हुई ना, आपने अर्न नहीं किया मगर आपको पैसे मिल गए। आपने कमाया नहीं है मगर किसी ने आपको पैसे दे दिए, तो आपकी क्या? एक लाइबिलिटी बन गई। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जर्नल एंट्रीज है ना, क्लोज होता है। लाइक जर्नल एंट्रीज के जो भी ट्रांजेक्शन्स थे, पहले हमने अराउंड 30 प्लस बेसिक ट्रांजेक्शन्स देखे, फिर हमने जो भी थोड़ी बहुत एडजस्टिंग या चटपटी सी एंट्रीज होती हैं जिसके पीछे थोड़ा कंसेप्ट समझना पड़ता है, जैसे लास्ट की 4 तो और टफ जाती है। हमने वो सारा बेसिक बिजनेस एग्जांपल से खुद को इमेजिन करके, क्वेश्चंस करके सब समझ लिया है। अब जर्नल एंट्रीज कंसेप्ट वाइज पूरा क्लियर हो चुका है। लाइक जर्नल एंट्रीज में कुछ नहीं बाकी है। अब बस और बस आप लोग क्या करना है, आप लोगों को वीडियो देखना है, कंसेप्ट बिल्ड करना है, जो हमारा कंसेप्ट यहाँ पे हमने बिल्ड कर दिया था। अब आपको बस और बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और खुद से हर क्वेश्चन में क्या सोचना है? वाई, ये क्या है, ये क्या है, ये एसेट है, डेबिट है, क्रेडिट है, लायबिलिटी है, इनकम एक्सपेंस क्या है। आपको हर क्वेश्चन में ये अपने हिसाब से पूछना है और तब सॉल्व करना है। कोई भी चीज रट्टाफाई नहीं करनी है, हर चीज समझनी है। अगर आप अभी रट्टाफाई कर लोगे ना, तो आपका 11th निकल जाएगा, सच्ची में इजीली निकल जाएगा, मगर 12th में दिक्कत हो जाएगी। सो आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने, हमारा जर्नल एंट्रीज क्लोज होता है। ओके, सो ऑल द बेस्ट।